सर्दी से बचने के लिए रूम में हीटर लगाते हो तो हो जाओ सावधान। रूम का हीटर तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा रूम हीटर तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है और क्या उपाय करने हैं अगर रूम हीटर तुमने कमरे में लगाया हुआ है उसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए। लाइक और शेयर का बटन दबाते दबाते आइए जानते हैं। जब आप रूम में अपने हीटर को इंस्टॉल करते हैं, उसे चलाते हैं, तो वो आपके कमरे की नमी को, मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिससे आपकी त्वचा सूखी हो जाती है, आपकी आंखें सूखी हो जाती हैं, आपका जो गला है वो सूख जाता है और आपके होंठ फटने लगते हैं। आपको कई तरह की श्वास संबंधी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, क्योंकि सूखी हवा आपके लंग्स की पाइप्स को इरिटेट करती हैं। और जिन लोगों को अस्थमा है या किसी चीज से एलर्जी है, उनको खास तौर पर रूम हीटर से परेशानी हो सकती है। और आप समझते होंगे कि रूम हीटर चलाने से अगर किसी को नाक की समस्या है, किसी की नाक में कफ जम गया है, तो वो खुल जाती है। आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप रूम हीटर चलाकर कमरे में बैठते हैं तो आपके नाक के अंदर की लेयर सूज जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर नेजल कंजेशन, आपकी नाक बंद हो सकती है। जैसे ही आप रूम हीटर चलाते हैं तो उस सूखी हुई हवा के अंदर कई तरह के डस्ट के कण, धूल के कण और डेंडर, जिसे आप डेंड्रफ बोलते हैं, वो डेंड्रफ रूसी हवा में उड़ने लगती है। और जब वो पूरे कमरे में स्प्रेड होती है, फैलती है, तो वो सांस से आपके फेफड़ों तक पहुंचकर उसमें एलर्जी कर सकती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप रूम हीटर्स के पास बैठते हैं या कहीं पर हाथ सेकते हैं आग जलाकर, तो आपका सिर अचानक से दर्द करने लगता है। उसका मेन कारण ये कि जैसे ही आप हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो आपके जो बॉडी की ह्यूमिडिटी है, वो मॉइस्चर है, वो खत्म होने लगती है और आपके सिर के अंदर दर्द होने लगता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस उस समय आपकी बॉडी में हो रहा होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक रूम हीटर के पास बैठ रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, जिससे उससे संबंधित बीमारियां आपके अंदर हो सकता है। अगर आप बिजली का हीटर कमरे में लगाकर यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो अगर वो गलत तरीके से यूज़ किया गया, आपको अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती होंगी कि कोई व्यक्ति रॉड से पानी गर्म कर रहा था, उसे बिजली का करंट, बिजली का झटका लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। या कोई व्यक्ति जब इस तरह से इलेक्ट्रिक रॉड्स का गलत या असंतुलित होकर, अनबैलेंस होकर प्रयोग करता है बिना सोचे समझे, तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी उसको बिजली का झटका भी लग सकता है, उसकी मौत हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर, कोयला जलाकर, लकड़ी जलाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि हमारा कमरा गर्म हो जाएगा, वो ध्यान दें कि उससे आपकी जो रूम का एनवायरनमेंट है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है, जिससे आपको मेथ हेमोग्लोबिनिया नाम की बीमारी हो सकती है और आप दम घुटने से मर सकते हैं। और अगर आपने हीटर का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो आपके कमरे में ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है और कोई भी आर्टिकल चीज़ उस पर गिरकर कमरे में आग भी लग सकती है। इससे पहले कि हम जाने कि कौन सा हीटर आपके लिए बेस्ट है, आपको पहले जानना चाहिए कि किस तरह के हीटर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1, ब्लोअर हीटर। आपने देखा होगा कि एक कॉइल गर्म होती है और उसके पीछे एक फैन लगा होता है और वो फैन उस कॉइल के चारों तरफ हो रही गर्म हवा को पूरे कमरे में सर्कुलेट करता है। हेयर ब्लोअर। नंबर 2, इलेक्ट्रिक हीटर्स। आपने देखा होगा कि मेटल में, सिरेमिक में या ईंट नुमा एक चीज में एक कॉइल को फंसाकर उसे गर्म कर दिया जाता है, तेज भट्टी की तरह वो तपती है और उसके ऊपर आप हाथ सेकते हैं, कमरे में जलाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स। नंबर 3 होता है हीट कन्वेक्टर, जो ऐसी मशीन है जो नीचे से ठंडी हवा को खींचती है, पंखे में लेती है और गर्म करके पूरे कमरे में सर्कुलेट कर देती है। अब आप कहेंगे कि हीट कन्वेक्टर और ब्लोअर में क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि ब्लोअर एक डायरेक्शन में गर्म हवा को सर्कुलेट करता है, जबकि हीट कन्वेक्टर उस मशीन से पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली हवा को सर्कुलेट करता है। फोर्थ टाइप का जो हीटर होता है वो होता है गैस हीटर, जो गैसेस का यूज करके, बर्न करके, उनको जलाकर कमरे को हीटअप करने का काम करता है। 5वीं तरह का हीटर होता है हैलोजन या रेडिएंट टाइप का हीटर। आपने अक्सर देखा होगा कि एक लाइट, नारंगी रंग की लाइट या पीले रंग की लाइट चमक रही होती है, उसे आप अपने पास रख लेते हैं कुर्सी के, और वो लाइट जैसे ही आपके ऊपर पड़ती
है तो आपको गर्मी का एहसास होता है, उसे कहते हैं हैलोजन हीटर, क्वार्ट्ज हीटर, या फिर जो ऐसे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके आपको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्वार्ट्ज हीटर। ऑयल बेस्ड हीटर, अगर किसी मशीन के अंदर तेल डालकर उसे मेटल में सर्कुलेट किया जाए और उस तेल को गर्म करके उससे हवा को गर्म करने का काम किया जाए मेटल से एक्सचेंज करके, ऑयल बेस्ड हीटर्स। या ट्रेडिशनल अंगीठी या कोयले को जलाकर आप कमरे को गर्म करते हैं, ये तरह के हीटर्स होते हैं। अब आपके मन के अंदर सवाल होगा, आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन सा हीटर सबसे बढ़िया है। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। सबसे बढ़िया, सबसे सेफ होता है ऑयल बेस्ड हीटर्स, क्योंकि उसके अंदर आप हवा को डायरेक्ट तरीके से गर्म नहीं कर रहे, उसमें तेल को गर्म करके और उसके बाद मेटल के फिन्स के जरिए जो हवा उसके कांटेक्ट में आ रही है मेटल के, वो गर्म होती है, जिससे धीरे धीरे यूनिफॉर्मली आपका पूरा रूम इक्वली अच्छे तरीके से बिना उसकी ह्यूमिडिटी कम करे गर्म हो सकता है। और दूसरा सबसे बढ़िया हीटर होता है हैलोजन हीटर, जिसे आप अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो हवा को गर्म करता ही नहीं, वो जिस सरफेस पर, जिस सरफेस आर्टिकल पर उसकी तरंगे पड़ती हैं, इंफ्रारेड रेज पड़ती हैं, हैलोजन लाइट पड़ती है, उस सरफेस को वो गर्म कर देता है। इसीलिए आप जब उस लाइट वाले हीटर को अपने बहुत करीब लाते हैं तभी आपको उसकी गर्मी का एहसास होता है। और अब आप कहेंगे कि भाई साहब हम लोग हैलोजन हीटर यूज़ नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, या हम लोग ऑयल बेस्ड हीटर नहीं खरीद सकते, वो तो बड़ा महंगा आता है। तो क्या करना है आपने, अगर आप ट्रेडिशनल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, हीट कन्वेक्टर, एयर ब्लोअर आप अपने कमरे में चला रहे हैं, तो आप जब भी अपने हीटर को चलाएं तो उसके पास एक पानी का कटोरा भरकर ज़रूर रख दें, ताकि जो ह्यूमिडिटी लॉस हो रही है कमरे से, वो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर दोबारा से कमरे के एटमॉस्फेयर में वापस आ सके, उसको बैलेंस हो सके, या वो आपके कमरे को हाइड्रेट कर सके। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप करते क्या है, पहले ही आपके पानी की कंजप्शन कम है, लेकिन सर्दी के मौसम में वो और कम हो जाती है, फिर आप हीटर के पास बैठ जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होकर आपको और तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं। हीटर के पास कपड़ों और तारों को रखने से बचें। और एक और इम्पोर्टेंट बात की, अंगीठी या कोयले या लकड़ी का प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो उसे खुली जगह में करें, वेंटिलेटेड एरिया में करें। अगर आप ऐसी अंगीठी, कोयले या लकड़ी को बंद कमरे में जला रहे हैं तो आपने खबरें सुनी होंगी कि अंदर परिवार के लोग सो रहे थे और सारे दम घुटने से मर गए। और ज़रूरत ना हो तो आप हीटर ना चलाएं, जिससे आप बिजली की खपत से भी बचेंगे और हीटर से होने वाले नुकसानों से भी बच जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस कुछ चंद मिनटों के लेक्चर से वो ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और हम बिना सोचे समझे, बिना जाने शिकार हो जाते हैं उन बीमारियों का, जिनके बारे में जानकर हम उनसे बच सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं मैं कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, अ यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार सोनी जी का, एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर जितेंद्र कुमार दास जी का, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ऋषि का, जो साइंस के प्रमोटर भी हैं, और एजुकेशन ऑफिसर सुजीत सिंह जी का भी, कि कैथल के इस बेटे को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में बुलाकर ये इज्जत और सम्मान बख्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर विनय गुप्ता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और डे टू डे लाइफ में और ख़ास तौर पर सर्दियों में जो सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंजिंग टास्क रहता है कि इस सर्दी से भी निपटा जाए और हेल्थ इशू का भी ध्यान रखा जाए, तो इसमें हीटर का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक शानदार वक्तव्य अपना लेक्चर दिया। और उम्मीद करता हूँ यहाँ मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं और मंच पर जो बैठे हुए हैं, हम सभी को इसके लिए बहुत बहुमूल्य जानकारी मिली, और आगे आने वाले हमारे दैनिक जीवन में हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। और डॉक्टर विनय गुप्ता जी का मैं एक बार पुनः आभार करूंगा, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल के, और उम्मीद करूंगा इसी तरीके से हम आपस में जुड़े रहेंगे और बार बार इसी तरीके के कार्यक्रम हम आगे भी जारी रखेंगे और करते रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हमें जो ये एग्जीबिशन एरिया मिला हुआ है, जिसमें अलग अलग तरीके की एग्जीबिशंस लगाई हुई है, मैं सभी गीता महोत्सव में आने वाले आगंतुक विजिटर से अनुरोध करूंगा कि वो इस एग्जीबिशन का भरपूर लाभ उठाएं और इस तरीके के लेक्चर्स का भी बहुत फ़ायदा उठाएं, ताकि इस तरीके के लेक्चर और अधिक करवाने के लिए हम मोटिवेट हों और आप लोगों तक पहुंच अपनी बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।